Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on this channel. This video is for the subject of OCM class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy this lecture. See you in the lecture. Now we are going to start with the next part of chapter 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट लेक्चर में अपने देखे थे नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लोगों को देख रहा हूँ पेज नंबर 3 पे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कट कर दीजिए, आपकी जो एकेडमिक ईयर 2020 की जो बैच है उसमें से हट चुका है ये। तो यहाँ तक आप लोगों को कट कर देना है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा हूँ पेज नंबर 4 पे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल मतलब क्या? तो प्रिंसिपल मतलब होता है टेक्निक्स, सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये होती है प्रिंसिपल्स। तो ये तो जनरल सेंस में हो गया कि मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स है, लेकिन अपने पास एक दो बड़े पर्सन थे या फिर दो बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपने को प्रिंसिपल्स एक लिख के दिया। उन लोगों बहुत ही एक्सपर्टाइज थे, उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसर्च और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो रिसर्च किया उसके बेसिस पे उन्होंने अपने को प्रिंसिपल्स लिख के दिए कि ये प्रिंसिपल्स आप लोगों ने फॉलो करने चाहिए अगर आपको सक्सेस अचीव करना है। तो अपन मैनेजमेंट को क्यों फॉलो करते हैं? अपन मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए। और सक्सेस कैसा मिलेगा? जब अपन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। मेरे बिजनेस में सक्सेस कब मिलेगा? मेरे को सक्सेस कब मिलेगा? जब मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा। तो ये प्रिंसिपल्स मतलब क्या? तो जनरल सेंस में अगर अपन बोले तो प्रिंसिपल्स मतलब टेक्निक, सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ये जनरल सेंस में। लेकिन स्पेसिफिकली कौन कौन से प्रिंसिपल्स है तो ऐसे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स अपने को लिख के दिए। तो ऐसा सबसे पहला एक्सपर्ट है अपने पास, सबसे पहला जो है वो है हेनरी फॉयल। ही इज द फर्स्ट वन। इसको हेनरी फॉयल जो है इसको और भी एक कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसको बॉक्स कर दीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हेनरी फॉयल को क्या कहा जाता है? हेनरी फॉयल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये हेनरी फॉयल जो है, ये हेनरी फॉयल ने अपने को एक सिस्टमेटिकली पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स लिख के दिए कि ये प्रिंसिपल्स आप लोग अपने सक्सेस पाने में फॉलो कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल जो है, हेनरी फॉयल को कहा जाता है फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और इसने अपने को क्या दिया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से 14 प्रिंसिपल्स इसने लिख के दिए। कितने प्रिंसिपल लिख के दिए? 14 प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल्स लिख के दिए? 14 प्रिंसिपल्स इसने अपने को लिख के दिए। ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फॉयल ने लिख के दिए। अपन एक एक प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे। पेज नंबर 5 पे प्रिंसिपल नंबर 1, इसको ही कहा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अपने को जनरल सेंस में पढ़ाई करने से अच्छा, जनरल सेंस में समझने से अच्छा कि हेनरी फॉयल ने अपना नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, रिसर्च को यूज करके एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने को ये 14 प्रिंसिपल लिख के दिए और कहा ये 14 के 14 प्रिंसिपल तुम अप्लाई करो, इन 14 प्रिंसिपल को तुम फॉलो करो, ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें तुमको सक्सेस मिलेगा। तो ये क्या, ये 14 प्रिंसिपल है वो अपन देखेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operation, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps to improve efficiency and expertise of employees. पहला प्रिंसिपल कहा जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा जो बिजनेस है, इतना बड़ा जो मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस को पहले डिवाइड कर दीजिए आप स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में। जैसे कि अगर एग्जांपल लूं तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा बिग बाजार। बिग बाजार ये जो मेरा पूरा बिजनेस है, ये पूरे बिजनेस को आप स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए और हर एक डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, परचेस, सेल्स और कौन से?
ह्यूमन रिसोर्स हो गया, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग डिवीजन में अपना वर्क पूरा डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद हर एक डिवीजन एक एक एम्प्लॉइज को क्या कर दीजिए, असाइन कर दीजिए। परचेस का मैनेजर, सेल का मैनेजर, एचआर का मैनेजर, टैक्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, अकाउंटिंग का मैनेजर, फाइनेंस का मैनेजर और मार्केटिंग का मैनेजर। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, हेनरी फॉयल का पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपका जो पूरा वर्क है, जो आपका पूरा काम है, इस पूरे काम को स्मॉल डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद हर एक डिवीजन एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को क्या कर दीजिए, एक मैनेजर को असाइन कर दीजिए, सो दैट कि पूरा काम देखने से अच्छा वो अपने डिपार्टमेंट का ही काम देखेगा और अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छे से करेगा, ये अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छा करेगा, ये अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छे करेंगे, ये पूरा। तो एज ए रिजल्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा हो जाएगा, पूरे बिजनेस का काम अच्छा हो जाएगा। अगर मैं क्या करता सिर्फ एक ही पर्सन पूरे इसको देखेगा, या इधर देखेगा किधर देखेगा, कोई काम अच्छे से वो कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो पूरे के पूरे वर्क को आप डिवाइड कर दीजिए स्मॉल काइंड सच एज टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, इस तरह के डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए एंड इट इज असाइन टू एम्प्लॉइज एज पर, और ये हर एक डिवीजन असाइन कर दीजिए अपने एम्प्लॉइज को एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। उसकी काबिलियत और उसकी क्वालिटीज क्या है, अगर उसको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट दे दीजिए, किसी को मार्केटिंग का नॉलेज है उसको मार्केटिंग दे दीजिए, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज का नॉलेज है उसको उसके क्वालिटीज के हिसाब से और उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से असाइन कर दीजिए। एज अ रिजल्ट इट विल हेल्प टू इंप्रूव इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज, जिसमें अपनी इफिशियंसी बढ़ेगी और एक्सपर्टाइज बढ़ेगा। पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज थर्ड, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू द पॉयल, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Second principle हेनरी पॉल कहता है डिसिप्लिन। ध्यान रखना, ये हेनरी पॉल ने कहा इसलिए नहीं, एक जनरल सेंस में बता रहा, जिस पर्सन ने अपने लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो किया उसको सक्सेस मिलना ही है, कोई भी हो जाए। आप अपनी स्टडीज को ले लीजिए, आप अपने स्टडीज में भी डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगा। आप अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, कोई भी चीज में अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। तो सेकंड प्रिंसिपल हेनरी पॉल कहता है डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी बिजनेस में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज मस्ट ऑबे एंड रिस्पेक्ट। ऑबे मींस फॉलो करना और उनका रिस्पेक्ट करना रूल्स दैट गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन की वजह से क्या होगा, डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने जो गोल्स है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जैसे आप लोग, मेरे को मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी प्लान तो बनाते हैं, वो एक दिन लेंगे बैठ के बहुत अच्छा स्टडी प्लान बनाएंगे, 1 घंटा लेके पूरा 2-4 पन्ने खराब करेंगे और एक अच्छा स्टडी प्लान बनाएंगे, लेकिन दूसरे दिन से वो स्टडी प्लान के ऊपर फॉलो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। जो आपने प्लान बनाया वो प्लान को फॉलो करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। जिसके पास डिसिप्लिन है वो अपने गोल्स अचीव करेगा। तो सेकंड प्रिंसिपल of discipline. Next is the principle of unity of command. Each member of organization should receive the order from only one superior. This principle helps in managing conflicts and solving the disputes among people in the organization. It also helps in avoiding confusion. पहला नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जो कमांड दे रहा, जो डायरेक्शन दे रहा, जो ऑर्डर दे रहा, वो यूनिटी मतलब क्या होता है, एक ही पर्सन होना चाहिए, एक ही पर्सन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक ही पर्सन। उससे क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज को पता रहेगा कि अपने को किसके अंडर काम करना है और किसका सुनना है। मान लीजिए एक ए है, ए बी सी, ये एम्प्लॉइज है और एक बॉस है इनका ए और एक बॉस है सी। ए भी इनको क्या देता, कमांड देता, इनको ये भी कमांड देता। तो इनको समझ में नहीं रहा ए को, ये जो ए है, ए को इसको ले लीजिए पी और इसको ले लीजिए क्यू। ये जो ए है, ए को समझ में नहीं रहा मैं पी का सुनूं कि क्यू का सुनूं। अगर मैं पी का काम करूंगा तो क्यू नाराज होगा और क्यू का काम करूंगा तो पी नाराज हो जाएगा। ऐसे 3-4 बॉस रहे और किसके बॉस का सुनूं, ये बॉस का काम करूंगा तो दूसरा बॉस चिल्लाएगा, उस बॉस का काम करूंगा वो चिल्लाएगा। इस तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे या फिर इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स न हो, कंफ्यूजन न हो, इसलिए जो कमांड देने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है, जो कुछ काम देने जा रहा है, जो कमांड देने जा रहा है, वो हमेशा एक ही पर्सन होना चाहिए।
यहाँ पे देखिए ये जो है ये पर्सन ही सबको क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। तो यहाँ पे ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको पता है क्या काम करना है, जो इसने काम दिया वही काम करना है, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका काम करे, इसका काम करे, किसका काम करे, इसका काम करने जाएंगे, उसका काम उस इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हमेशा जो कमांड देने वाला है, जो डायरेक्शन देने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है, वो यूनिटी होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, सिर्फ एक ही पर्सन से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या हो जाएगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स होना बंद हो जाएंगे, और जो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन रहेंगे वो भी खत्म करने के लिए मदद करेगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जो प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट्स मतलब क्या, सबऑर्डिनेट्स प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, सबऑर्डिनेट मतलब उसको नीचे रखना, उसको सेकंड प्रायोरिटी देना। सबऑर्डिनेट मतलब उसको सेकंड प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना। According to this principle, the interest of an individual must be give less importance than the interest of the organization while taking decisions in the organization. The manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of single एम्प्लॉइज। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं कोई भी बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस आप देखो वहां पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स बनाया जा रहा है, तो ग्रुप्स में क्या रहता है, किसी एक पर्सन को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। सिर्फ पूरा ग्रुप है लेकिन ग्रुप में सिर्फ एक का ही सुनना चाहिए, एक के हिसाब से काम करना नहीं चाहिए। एक पर्सन का जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, उसको लेस इंपॉर्टेंस दो, उसका मत सुनो। पूरा ग्रुप क्या कह रहा है, पूरा ग्रुप का क्या कहना है, पूरा ग्रुप का क्या डिसीजन है वो सुनो। एक का डिसीजन एक के हिसाब से जो चल रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपन सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर अपन ने ग्रुप बनाया तो पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट देखिए, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट। सिर्फ एक ग्रुप तो बना लिया लेकिन सब काम चल रहा है सिर्फ एक पर्सन के हिसाब से, वो जो बोलेगा वही होगा, वो जो बोलेगा उसके हिसाब से काम चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप बनाया तो पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट क्या है, पूरे ग्रुप क्या चाहता है उसके हिसाब से देखिए। द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखिए, पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट देखिए, ना कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट कर दीजिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के सामने। According to this principle, the interest of an individual must give less importance। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको लेस इंपॉर्टेंट दे दीजिए देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट के सामने इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को लेस इंपॉर्टेंस दो। While taking the decisions in the organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of single employee। एक अकेले एम्प्लॉय का, एक अकेले पर्सन का मत सुनिए, पूरे ग्रुप क्या चाहता है, इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप का देखिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटीज एक्सेट्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये जो पूरा बिजनेस है, पूरा का पूरा बिजनेस एक ही जगह से कंट्रोल करना, एक ही जगह से पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना, उसको कहेंगे अपन सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, हर एक ग्रुप को अलग अलग लेवल पे कंट्रोल करना। सेल डिपार्टमेंट को सेल्स के जो लोग हैं वो कंट्रोल करेंगे, एचआर को एचआर के लोग, टैक्स को टैक्स के लोग, अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के लोग कंट्रोल करेंगे, फाइनेंस को फाइनेंस के लोग कंट्रोल करेंगे। इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन पूरे के पूरे मार्केटिंग, सेल्स, परचेस, एचआर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सभी के सभी को अगर एक ही जगह से कंट्रोल किया जा रहा है उसको बोलेंगे अपन सेंट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉलिसी है नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है, आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का साइज, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है या फिर बहुत कम एक्टिविटीज होती है, आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से, आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से आप अपने बिजनेस को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से कैटेगराइज करो। क्या लिखा है देखो, According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization, and this is to be done according to the size of the organization and nature of the activities। आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है, आपकी एक्टिविटीज का नेचर क्या है, उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज करें कि डिसेंट्रलाइज करें, ये भी आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन।
Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. The fair remuneration affects the productivity and efficiency levels इन टोटल. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब जो अपन सैलरी दे रहे, जो अपन बोनस दे रहे, जो भी अपन पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, तो वो पेमेंट्स और पेमेंट जो भी कर रहे, जो भी सैलरी दे रहे, वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, फाइनेंशियली सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए. मतलब ना कि बहुत कम सैलरी दे, ना कि बहुत ज्यादा सैलरी दे, ऐसी सैलरी दे कि जिसमें जो अपने एम्प्लॉयज हो वो सेटिस्फाई हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहे. आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सैलरी कम मिलती तो बहुत सारे लोग छोड़ के, अच्छे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, प्रॉपर सैलरी नहीं है, तो दूसरी जगह चले जाते हैं. तो इसलिए प्रिंसिपल कहता है कि अपने एम्प्लॉयज अपने आप को छोड़ के न जाए, अपना बिजनेस छोड़ के न जाए, उनको अपने बिजनेस में लंबे समय तक रहने के लिए उनको एप्रोप्रिएट या फिर प्रॉपर सैलरी, एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन टू स्टाफ एंड एम्प्लॉयज को देना चाहिए, सो दैट कि वो अपने बिजनेस में लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहे. अगर अपन उनको अच्छी सैलरी देंगे तो वो काम भी अच्छे से करेंगे. आप लोगों ने देखा होगा सैलरी नहीं मिलती, थोड़ा सा काम करते और फिर बैठे रहते, अरे सैलरी नहीं मिलती, क्या काम करेंगे, क्या नहीं. अगर अच्छी सैलरी मिली तो वो बहुत ही मन से खुश होकर काम करते हैं. एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी अपनी बढ़ जाएंगी. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या होता है, देखिए, स्केलर चेन मीन्स द हियरार्की of authority from top level to lower level for the purpose of communication. This help to ensure orderly flow of information and communication. Scalar chain मतलब hierarchy. स्केलेटन जो रहता, बॉडी जो अपनी रहती, सर से लेके पैर तक का जो स्ट्रक्चर रहता, उसी हिसाब से चेन बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले टॉप लेवल के लोग, टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल के लोग, मिडिल लेवल के बाद लोअर लेवल के लोग. मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को सबसे पहले रहेंगे टॉप मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, टॉप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स, इस तरह के लोग. फिर उसके नीचे रहेंगे मैनेजर, एचओडी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. फिर उसके नीचे रहेंगे स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, इस तरह के लोग रहेंगे. तो एक प्रॉपर हियरार्की बनाइए और जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी, टॉप लोग पहले मिडल वालों को देंगे, मिडल वाले उसके लोअर लेवल को देंगे, और नीचे से अगर इंफॉर्मेशन कहीं देनी है तो नीचे वाले लोग अपने ऊपर वालों को देंगे और अपने ऊपर वाले उनके ऊपर वालों को देंगे. इस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. कहीं भी ऊपर वाला डायरेक्ट नीचे वाले एम्प्लॉइज को कहीं पे भी कॉल कर रहे हैं, ऐसा आपने देखा है क्या? आप लोगों ने देखा होगा जियो के बहुत सारे ऑफिसेस है, जियो केयर सेंटर, तो वहां पे डायरेक्ट अंबानी फोन करता क्या? ये जो अपना अंबानी है डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय को, वो जो वहां पे स्टाफ रहता है उसको फोन लगाता क्या? ऐसा कभी नहीं होता. जो भी इंफॉर्मेशन जानी है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल. अगर मान लीजिए कोई जियो ऑफिस में एसी काम नहीं कर रहा तो डायरेक्ट वो क्या है, अंबानी को फोन लगता क्या? सर अपना ये जो नागपुर का ये जो ऑफिस है ना कड़वी चौक का, वहां पे नहीं क्या एसी काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट फोन लगाते क्या? नहीं. देयर इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. तो स्केलर चेन बनाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक हियरार्की बनाइए. इस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, इस तरह से फ्लो होना चाहिए. स्केलर चेन मीन्स द हियरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. दिस हेल्प्स टू एंश्योर द orderly flow of information and communication. Next is the principle of equity. Management should be fair as well as friendly to the subordinates while dividing the delegating the authority, deciding the monetary term, etc. There should not be any discrimination between the employees. Next point is the principle of equality. जितने भी अपने एम्प्लॉइज है, अगर अपन किसी को अधिक अथॉरिटी दे रहे, किसी को पावर दे रहे, तो जो सेम लेवल के लोग होंगे तो सेम लेवल के लोग को सेम पावर दीजिए. अगर अपन सैलरी दे रहे, एक डिपार्टमेंट में सैलरी दे तो जितने भी लोग हैं सभी को एक जैसे सैलरी दीजिए. अगर मैं बोनस दे रहा, सभी को 10% में बोनस दे रहा तो सभी को 10% दीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए इसको 10% दूंगा, ये मेरा पसंदीदा है तो इसको मैं 10% दूंगा, वो मेरे को पसंद नहीं, वो मेरा सुनता नहीं तो उसको मैं 2% ही बोनस दूंगा. ऐसा आप लोग मत कीजिए. इक्वली ट्रीट कीजिए, इक्वल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट कीजिए. द मैनेजमेंट शुड बी फेयर एंड फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट व्हाइल डिवाइडिंग. अगर किसी को काम दे रहे, एक को बहुत काम दे रहे और एक को काम ही नहीं दे रहे, इस तरह से नहीं होना चाहिए. काम जब डिवाइड कर रहे हैं, सैलरी जब दे रहे, जो अपन वर्क डिवाइड कर रहे हैं या फिर पावर्स अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं या फिर
मॉनेटरी टर्म डिसाइड कर रहे हैं, सैलरी, बोनस, इस तरह की चीजें अगर कम्युनिकेशन अगर अपन डिसाइड कर रहे हैं, तो जो भी अपन डिसाइड कर रहे हैं तो अब इक्वेलिटी डिसाइड कीजिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये मैंने प्रिंसिपल पढ़ा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था हेनरी पॉल ने अपने को कितने प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल। पूरे 14 प्रिंसिपल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में से सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने लगभग आप लोगों को 7 या 8 प्रिंसिपल कराए, और बाकी जो ये पहले प्रिंसिपल लिख देना जो मैंने समझा, ये डिविजन ऑफ वर्क, discipline, unity of command. Next is a subordinate interest to the organizational interest, centralization, remuneration, scalar chain and equity. ये पहले लिख लीजिए। ये लिखने के बाद जो बाकी प्रिंसिपल है उनकी सिर्फ हेडिंग लिखना है। बाकी प्रिंसिपल कौन कौन से यहाँ पे देख लूंगा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे लिख दीजिए। ये पूरे पहले तुमने 7 पॉइंट लिख दिए, 7 पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट ये लिख दीजिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग। नेक्स्ट इज ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे प्रिंसिपल टू स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसकी जगह आप लोग लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। इस तरीके से नीचे सिर्फ आप लोगों के जो बचे हुए उनके हेडिंग लिख देना है। इस तरह से अपन ने हेनरी फॉयल्स पढ़े। हेनरी फॉयल्स ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपर्टीज नॉलेज के बेसिस पे अपने को ये लिख के दिए। ये पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, ऐसा हेनरी फॉयल कहता है। हेनरी फॉयल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्लियर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।